हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। आपको इस क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास का प्रश्न देखने को मिलेगा और साथ में लेटेस्ट प्रश्न मिलेगा। आप सभी को इस क्लास को पूरा देखना अति आवश्यक और अनिवार्य है। अनिवार्य मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस क्लास में जितना भी प्रश्न है सेलेक्टेड है, इम्पोर्टेंट है और लेटेस्ट प्रश्न, यानी कि जिस प्रकार से भी वर्तमान में आप सभी का एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है और आपका एग्जामिनर जहां से कंटेंट उठाता है और जो उसके लिए सेलेक्टेड चैप्टर का प्रश्न है वही सेलेक्टेड चैप्टर, हर चैप्टर से एक एक प्रश्न इस क्लास में आप सभी को देखने को मिलेगा जो कि लेटेस्ट प्रश्न रहेगा। और इस क्लास के माध्यम से आप सभी को सिखाया जाएगा कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सोल्व हम किस प्रकार करें और रीजनिंग के सब्जेक्ट में हम अपना रफ्तार को और तेज़ी किस प्रकार करें और अपना कॉन्फिडेंस को हाई लेवल तक पहुंचाएं। समझ रहे हैं? इस क्लास के माध्यम से आप सभी को यही सिखाया जाएगा कि अपना कॉन्फिडेंस हाई कैसे करें और कम समय में ज़्यादा प्रश्न का सॉल्यूशन हम किस ट्रिक से करें और किस प्रकार करें। तो इसीलिए आप सभी को यह क्लास पूरा देखना अति आवश्यक और अनिवार्य है। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी? तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी के लिए। अगर आप सभी के एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनें, अगर संबंध बताना है आप सभी को, ऐसा प्रश्न दे दे तो किस प्रकार से करना है पहले सोचना है कि 12 का संबंध 144 से जिस प्रकार होगा वही संबंध यहाँ से इसका होगा, वही हम इस ऑप्शन से चयन करेंगे। समझ रहे हो? तो देखो, हमें सोचना है कि 12 का आखिर संबंध 144 से किस प्रकार है। तो हमें देखने के बाद, हमें सोचने के बाद पता चल रहा है कि यह 12 का स्क्वायर 144 लिखा हुआ है। 12 का स्क्वायर करें यानी 12 का वर्ग करें तो 144 प्राप्त हो रहा है, यानी कि यहाँ जो है यह 12 का वर्ग किया है, इसलिए 12 का यहाँ 44 लिखा है। 144 से 12 का वर्ग। अब देखो ऑप्शन में कौन सा वर्ग किया। 22 का वर्ग यह 464 नहीं होता है, 15 का वर्ग 135 नहीं होता है, 10 का वर्ग 140 नहीं होता है। अब बात रहा ऑप्शन नंबर ए का। तो देखो, जिस प्रकार 12 का वर्ग यानी कि स्क्वायर किया है 144, उसी प्रकार 20 का देखो वर्ग और स्क्वायर करेगा तो 400 आएगा। यानी जब हम 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 400 प्राप्त होगा, जो कि देखो यहाँ पर क्या भराएगा? ऑप्शन नंबर ए भराएगा, जो कि हमारा बिल्कुल क्या है? राइट आंसर है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो? हमारा बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा, यह हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, अगर ऐसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आ जाए कि लुप्त संख्या हमें ज्ञात करना है, जो कि यहाँ पर लुप्त संख्या दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रश्न का सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे और किस प्रकार से सोचेंगे। समझना, ऐसा प्रश्न सॉल्यूशन करने के लिए देखो दो तरह से होता है। या तो आप इस प्रकार से आप लोग चलो, या तो आप इस प्रकार से चलो। अगर इस प्रकार से आप लोग चलते हो तो आप सभी को सोचना होगा 6 और 6 में किस प्रकार कैलकुलेशन किया कि 8 आया। अगर इस प्रकार से आप लोग चलते हो तो सोचना है 6 और 5 और 4 में किस प्रकार कैलकुलेशन किया है कि 120 आया। तो इसको भी एक समझने के लिए एक ट्रिक होता है कि समझना कि छोटा छोटा अंक को कैलकुलेशन करने के बाद हम बड़ा अंक ला सकते हैं, तभी आप लोग का आंसर आएगा राइट आंसर। जैसे कि 6, 5 और 4 है, अगर इस चारों को आपस में कैलकुलेशन करेंगे तो 120 आएगा। इसी प्रकार 6, 7, 3 का कैलकुलेशन करेंगे 126 आएगा। और इसी प्रकार 8, 5 और यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा 320 आएगा। समझ लो? तो चलो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं कि आखिर हमारा राइट आंसर क्या आएगा। हमें सोचना है कि आखिर 6, 5 और 4 को आपस में क्या करें, किस प्रकार से कैलकुलेशन करें कि हमें 120 क्या होना चाहिए? प्राप्त होना चाहिए। समझ रहे हो? तो देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना और थोड़ा सा समझना कि अगर हम 5 और 6 को आपस में गुना करें और 4 को आपस में गुना करें, यानी तीनों को जब हम आपस में गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? देखो, 6 गुने 5 और गुने 4। अगर 6, 5 और 4 को आपस में गुना करते हैं तो 6 पचे 30 होता है, और 30 गुने 4 करते हैं तो 30 चौक 20 से, यानी 120। और जो कि देखो यहाँ पर 120 हमें क्या है? प्राप्त है।
समझो, यही मेथड, यही प्रकार जो देखो इसमें जो मेथड अप्लाई किए, यह मेथड इसमें अप्लाई किए, और यही मेथड अगर इसमें भी अप्लाई करते हैं और हमारा 126 आ रहा है, तभी आप लोग इसमें अप्लाई करना। अगर इसमें अप्लाई नहीं हुआ तो इसमें नहीं करना, अगर करोगे तो राइट आंसर नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो चलो अब किस में अप्लाई करके देखते हैं यह मेथड इसमें अप्लाई करके देखते हैं। तो देखो, इसको भी आपस में सभी में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो क्या है, 6 गुने 7 और गुने 3। अब जब आपस में गुना करेंगे तो 6 सत्ते 42, और जब 42 में 3 से गुना करेंगे तो 42 दिया 126। 42 दिया क्या होता है, 126। जो देखो यहाँ 126 दिया हुआ है, समझ रहे हो, यहाँ पर क्या है 126। अब इसी प्रकार हम इसमें अप्लाई करके या मेथड और राइट आंसर का पता करते हैं। तो देखो क्या है, ये दोनों का आपस में गुना करेंगे, इसको भी 8 और 5, तो 8, एक मिनट, 8 गुने 5 गुने, यहाँ पर वाट है तो वाट के जगह मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं या n मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। और यहाँ पे क्या है 320, क्या लाना है हमें, 320 लाना है। समझो, अब देखो 8 गुने 5 गुने x करेंगे तो 8 पचे 40, और 40 गुने x बराबर क्या होगा, 40x। क्या होगा, 40x। अब देखो 40x आया, अब बराबर क्या होगा, 320। तो x को हम यहाँ रखते हैं, और 320 में जब हम 40 से भाग देंगे तो 40 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमें, 320 में जब 40 से भाग देंगे तो हमें x का मान कितना आएगा, तो 8 आएगा, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कटेगा, और 8 चौका 32, यानी कि x का वैल्यू क्या आया, 8 आया, और जो यहाँ पर भराएगा वह 8 भराएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर वाट के जगह क्या भराएगा, जो कि 8 भराएगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, सभी विद्यार्थी समझ गए हो इस प्रश्न को। तो जो लाइक वाले बटन है, लाइक वाले बटन सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक उसको दबा दो, लाइक कर दो। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक, समझ रहे हो, सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें। तो चले अगला प्रश्न पर। इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न को देखें। तो देखो क्या है अगला प्रश्न, देखो क्या है अगला प्रश्न, देखो क्या है अगला प्रश्न है। 3 नंबर का प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यह जो श्रृंखला दिया गया है ने, इसको पूरा करना है। यहाँ जो वाट के जगह आप सभी को बताना होगा कि क्या राइट आंसर हमारा होगा। समझो, तो ऐसे प्रश्न के सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, समझो। हमें सबसे पहले देखना है कि आखिर यह सीरीज जो हो रहा है, यह धीरे धीरे क्या हो रहा है। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि देखो 210 से 195 गया, फिर 195 से 175, 175 से 150, फिर 120, यानी धीरे धीरे घट रहा है। क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। तो ऐसे प्रश्न को हमें किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है, समझो। हमें सोचना है कि 210 से 195 गया, यानी कि यहाँ पर माइनस हुआ, जो कि कितना हुआ, तो 15 माइनस किया। समझ रहे हो, कितना माइनस किया, 15। इसी प्रकार 195 से 175 गया तो कितना माइनस किया, यानी -20 किया। इसी प्रकार 175 से 150 गया, यानी माइनस कितना किया, तो -25 किया। अब समझना कि 120 से 150 से 120 गया, तो यहाँ पे माइनस कितना किया, तो यहाँ पे -30 किया। कितना किया, 30 किया। तो यह श्रृंखला देखने के बाद हमें क्या पता चला कि पहले तो 15 घटा, फिर 20 घटा, फिर 25 घटा, फिर 30 घटा। तो अब कितना घटना चाहिए, तो अब यहाँ 35 घटना चाहिए। कितना घटना चाहिए, तो यहाँ 35 घटना चाहिए। तो देखो 120 में जब हम 35 को घटाएंगे तो 120 माइनस 35 करेंगे तो कितना आएगा, 85, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा, यह बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि 85 है। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न। 4 नंबर वाले प्रश्न में क्या कर रहा है, आप सभी को कर रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में ACE को 9 लिखता है, AGE को 13 लिखता है, तो FAC को क्या लिखेगा। देखो ऐसा प्रश्न आ जाए एग्जाम में तो किस प्रकार से सोल्यूशन करना है, समझो। क्या है, A है, C है और E है।
क्या है, ए है, सी है और ई है को क्या लिखता है, 9 लिखता है। अब हमें सोचना है कि इसको 9 लिख रहा है तो किस प्रकार लिख रहा है। तो सबसे पहले आप सभी को अल्फ़ाबेट पोजीशन पता होना चाहिए, जैसे कि ए का 1 होता है, सी का 3 होता है और ई का 5 होता है। समझ रहे हो? अगर हम इस अल्फ़ाबेट पोजीशन को आपस में ऐड करते हैं तो देखो क्या आता है, 1 + 3 4 और 4 + 5 9, जो कि देखो 9 यहाँ पे आ रहा है, यही 9 यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। समझो? इसी प्रकार इसमें चेक करते हैं, इसमें क्या है, ए है, जी है और ई है और कितना लाया है, यह 13 लाया है। अब देखो अल्फ़ाबेट पोजीशन से चेक करना है, ए का कितना होता है, 1 होता है, प्लस जी का 7 होता है, प्लस ई का कितना होता है, 5 होता है। अब सभी को जब ऐड करेंगे तो 1 + 7 कितना होता है, 8 होता है और 8 + 5 कितना होता है, 13 होता है, जो कि 13 देखो यहाँ दिया गया है। तो इसी प्रकार जिस प्रकार इसमें सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन को ऐड करके लाया, इसमें ऐड करके लाया, उसी प्रकार इसमें ऐड करके राइट आंसर लाएंगे। तो चलो देखते हैं, लाते हैं। क्या है, एफ है, ए है, सी है और ई है और सभी को हमें क्या करना है, अल्फ़ाबेट पोजीशन को ऐड करना है। तो पहले में क्या करना है, अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना होगा। एफ का क्या होता है, 6 होता है, प्लस ए का कितना होता है, 1 होता है, प्लस सी का कितना होता है, सी का 3 होता है, प्लस ई का कितना होता है, 5 होता है। अब सभी को क्या करना है, हमें सभी को ऐड करना है। तो देखो 6 और 1 7 और 7 और 3 10 और 10 और 5 कितना होता है, 15 होता है। यानी कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, तो हमारा राइट आंसर जो सी ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाओगे, जो कि बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो है यह बिल्कुल राइट है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न देखो 5 नंबर का प्रश्न है और इस प्रश्न में आप सभी को क्या कर रहा है, एग्जामिनर अगर ऐसा प्रश्न दे दे कि दिए गए चित्र में त्रिभुज की कुल संख्या क्या है, काउंट ऑफ फिगर यानी काउंट ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का हमें गिनती करना है कि इस आकृति में कितना त्रिभुज है। तो समझना, ऐसे आकृति में हम सबसे पहले छोटे छोटे खंडों को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। जैसे कि देखो, जैसे कि यहाँ पर देखो सबसे अंदर एक छोटा सा त्रिभुज है, यहाँ पर इसको एक त्रिभुज मानते हैं, एक त्रिभुज है। इसके बगल में देखो एक दो त्रिभुज है, एक मिनट, यहाँ पर देखो दो त्रिभुज है। थोड़ा और जूम कर देते हैं तो आप सभी को और समझ में आ जाएगा। समझो, अब देखो यहाँ पर जो बीच में है यह एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज हो गया ये। फिर देखो इधर दो त्रिभुज है, फिर इधर 3 त्रिभुज होगा और ये 4 त्रिभुज। छोटा छोटा वाले में कितना त्रिभुज हो गया, 4 त्रिभुज, 4 त्रिभुज हो गया। अब देखो 4 त्रिभुज ये हुआ, फिर एक त्रिभुज ये देखो 5 त्रिभुज हो गया, 5 त्रिभुज हो गया। फिर देखो एक 6 त्रिभुज, एक 7 त्रिभुज, एक 8 त्रिभुज, 8 त्रिभुज हो गया। और एक ये वाला 9 त्रिभुज हो गया, 9 गो हो गया। फिर देखो 10 गो, 11, 12 और एक यह 12 बड़ा वाला 12 और एक 13 त्रिभुज। यानी कि इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो 13 त्रिभुज है। समझ गए हैं? देखो कैसे हुआ, सबसे पहले जो अंदर में उसको एक त्रिभुज काउंट कर लिए, यानी कि यह जो अंदर में एक त्रिभुज हो गया। उसके बाद फिर 2 3 4 और फिर एक ओवर वाले 5, समझ लो। फिर एक 6, एक 7, एक 8 और फिर एक ये वाला 9, फिर एक 10, फिर 11, एक 12 और ये एक बड़ा वाला 13। तो यानी कि इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 13 है। और कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है। तो सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाओगे, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस आकृति में कितना त्रिभुज है, तो 13 त्रिभुज। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो चलो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न बताना है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। विषम शब्द को पहचान करना है, बताना है बाइबिल, गीता,
पंजशीर और कुरान। हमें सोचना है अगर ऐसा प्रश्न आ जाए विषम शब्द को पहचान करें तो कैसे करना है। देखो, आप सभी को 4 ऑप्शन दिया जाएगा और 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो रहेगा वह एक समान रहेगा और एक ऑप्शन जो रहेगा वह सबसे अलग रहेगा, वही विषम शब्द होगा। और वही विषम शब्द को हमें क्या करना है, हमें पहचान करना है। समझ रहे हो? तो ऐसे प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है, जो देखो करा है, नीचे दिए गए विषम शब्द को पहचान करें। क्या करना है, विषम शब्द को पहचान करना है। तो देखो, बाइबिल जो है और गीता जो है और कुरान जो है, यह किसी धर्म का पवित्र क्या है, पवित्र बुक है, यानी कि पवित्र आस्था है जिसे हम कहते हैं। जैसे बाइबिल, गीता और कुरान, यह किसी धर्म का पवित्र आस्था है, पवित्र बुक है। लेकिन यह जो पंजशीर है, ऑप्शन नंबर सी जो है, यह पंजशीर जो है यह किसी दूसरा अर्थ रखता है। जैसे कि पंजशीर समझौता होता है, जैसे जो हुआ था भारत पाकिस्तान, तो वहाँ से हो सकता है ले लिया गया। तो जो ऑप्शन नंबर सी है यह अलग अर्थ दे रहा है, समझो, यह धार्मिक चीज से अर्थ नहीं दे रहा है, यानी यह किसी धर्म का पवित्र ग्रंथ नहीं है, समझो। और ऑप्शन ए, बी और डी जो है पवित्र ग्रंथ है किसी धर्म का। तो यही हमें ऑप्शन का चयन करना है, जो ऑप्शन नंबर सी है, यही विषम शब्द को हमें क्या करना चाहिए, क्या करना है, पहचान करना है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो समझ गए तो चले अगला प्रश्न पर। तो चलो, और जो जो अभी तक लाइक नहीं किए हो, लाइक वाले बटन दबा के अपना क्या करना, अटेंडेंस बना लेना। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक लाइक वाले बटन को दबा दो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 7 नंबर वाला प्रश्न। 7 नंबर का प्रश्न कर रहा है विषम आकृति का चयन करें, यानी विषम आकृति ज्ञात करना है। आप सभी को बताना है कि हाँ, जो ए है, बी है, सी है और डी है, 4 आकृति दिया गया है और इस आकृति में बताना है कि कौन सा एक आकृति जो होगा विषम होगा और 3 आकृति एक समान होगा। तो देखो, ऑप्शन नंबर ए में की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में जो आकृति है इसमें देखो कितना खंड है, 1 2 3, यानी इसमें कितने अथी हैं, खंड है, तो 3 है, यानी कि 3 लाइन है, 3 लकीर है, समझो। इसमें देखो एक, इसमें देखो ऑप्शन नंबर बी में देखो 1 2 3, इसमें भी 3 लकीर है यानी 3 खंड है। इसमें देखो 1 2 3, यानी इसमें भी 3 खंड है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में 1 और 2, यानी इसमें 2 ही लकीर यानी 2 ही खंड है। तो यानी कि सबसे अलग कौन हो गया, तो सबसे अलग जो है ऑप्शन नंबर डी, जो सॉरी ये जो चित्र वाले जो डी है, यही हमें क्या है, इरर मतलब कि विषम दिखाई दे रहा है। बाकी ए बी सी ऑप्शन तीनों एक समान है, यानी तीनों में 3-3 तिलियां हैं, 3-3 तिलियां से जुड़े हुए आकृति बना है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है या 2 तिलियां से बनी हुई आकृति है। तो हमें राइट आंसर कौन सा ऑप्शन में चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखो डी है और यही हमें क्लिक करना है। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाओगे, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। समझ रहे हो, हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चले अगला प्रश्न पर, यहां तक समझ गए हो? तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है आप सभी को 8 नंबर का प्रश्न कर रहा है, पी का अर्थ भाग है, क्यू का अर्थ गुना है, आर का अर्थ जोड़ है और एस का अर्थ घटाव है। तो इसको आप सभी को कैलकुलेशन करना है। तो देखो, अगर ऐसा प्रश्न आप सभी को दे दे तो किस प्रकार से सोल्व करना है, समझो। सबसे पहले हमें मान रखना है, उसके बाद कैलकुलेशन करना है। जैसे कि 18 है, यहाँ देखो क्यू, क्यू का अर्थ क्या कर रहा है, गुना, तो गुना लिखेंगे 12। फिर देखो पी है, पी का अर्थ क्या है, भाग है, तो भाग देंगे, फिर लिखेंगे 4। फिर क्या देखो आर है, आर का मान क्या है, जोड़ है, तो जोड़ लिखेंगे, फिर क्या है 5। फिर देखो एस, एस का मान क्या है, एस का अर्थ होता है घटाव, तो घटाव देंगे और 6 लिखेंगे। और इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो सभी विद्यार्थी को पता होगा, पहले भाग का क्रिया, फिर गुणा का, फिर जोड़ का और फिर घटाव का। तो चलो सबसे पहले भाग का क्रिया करते हैं। तो कितना होगा, 18 गुने 12 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 प्राप्त होगा। उसके बाद प्लस 5 और माइनस 6। अब भाग का क्रिया हो गया, फिर क्या किसका होगा, गुना का होगा। तो 18 गुने 3 करेंगे तो 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54
उसके बाद +5 और -6 और 54 + 5 करेंगे तो 54 और +5 कितना आएगा, 59 आएगा। 59 में 6 फिर हम घटाएंगे तो 59 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 53। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि हमारा राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी 53। तो सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाओगे, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखो 9 नंबर का प्रश्न क्या है। 9 नंबर का प्रश्न आप सभी से कह रहा है कि धार्मिक ग्रंथ बाइबिल और गीता, धार्मिक ग्रंथ बाइबिल और गीता, यह तीनों में आप सभी को वह संबंध बताना है जो यह आकृति में दिया गया है। और इस आकृति में यह तीनों के कौन सा संबंध बता रहा है, जो आप सभी को क्या करना है, चयन करना है। तो देखो समझो क्या है, धार्मिक ग्रंथ है, बाइबिल है और गीता है। सबसे पहले हम एक गोला बनाते हैं, किसके लिए, धार्मिक ग्रंथ के लिए। यह गोला धार्मिक ग्रंथ के लिए है। अब देखो बाइबिल जो है यह भी धार्मिक ग्रंथ है, क्या है, यह भी धार्मिक ग्रंथ है। और गीता की बात करें तो यह भी क्या है, यह भी धार्मिक ग्रंथ है। समझ रहे हो। तो कौन सा ऑप्शन हमें संबंध बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखो डी जो है, यह संबंध बता रहा है कि धार्मिक ग्रंथ, उसके अंदर बाइबिल भी है और उसके अंदर गीता भी है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर डी की ओर जाओगे, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ तक समझ रहे हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न, और आप सभी को बताना है इस प्रश्न में कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यानी संबंध बताना है। संबंध अगर वाले प्रश्न आप सभी को दे दे तो आप सभी को सोचना है और कैसे इसका सोल्व करना है। जो देखो सबसे पहले आप सभी को समझना होगा कि पंजा का संबंध बिल्ली से है, और जिस प्रकार पंजा का संबंध बिल्ली से है उसी प्रकार खुर का संबंध किससे होगा। समझ रहे हो। तो देखो हमें सोचना है कि पंजा का संबंध बिल्ली से है, यानी कि बिल्ली का जो पैर के जो पंजा होता है, पंजा पहले हमें समझना होगा कि पंजा किस में होता है, तो पंजा बिल्ली में होता है। पंजा किस में होता है, बिल्ली में होता है। और खुर की बात करें तो खुर किस जानवर में होता है, शेर में नहीं, मेमना में नहीं, हाथी में नहीं। तो जिस प्रकार से पंजा बिल्ली में होता है उसी प्रकार खुर किस में होता है, तो घोड़ा में होता है। यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर घोड़ा होगा। तो सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाओगे कि पंजा का संबंध जिस प्रकार बिल्ली से है, खुर का संबंध उसी प्रकार घोड़ा से होगा, जो कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ रहे हो। सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर ए की ओर। तो यहाँ तक समझ गए हो। तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है। 11 नंबर का प्रश्न है। आप सभी को बताना है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यह जो अक्षर श्रृंखला है ना, इसको आप सभी को पूरा करना है। और इससे पहले हमें ऐसे वाले प्रश्न को सॉल्यूशन करने से पहले हमें क्या होना करना चाहिए, हमें अल्फ़ाबेट पोजीशन याद होना चाहिए। समझ लो। जैसे कि देखो एक अल्फ़ाबेट पोजीशन की बात करें तो 1 होता है, समझो। जेड की बात करें तो 26 होता है। सी की बात करें तो सी का कितना होता है, सी की बात करें तो 3 होता है। और एक्स की बात करें तो 24 होता है। और फिर ई की बात करें तो ई का 5 होता है। अब हमें देखने के बाद इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन देखने के बाद क्या पता चला कि देखो अगर हम एक एक अंक बाद छोड़ के देखते हैं, जैसे 1 से 3 चला यानी -2 हुआ, फिर 3 से 5 चला यानी यहाँ भी -2 हुआ। अब देखो अब यहाँ से देखते हैं 26 से 24 चला यानी कि यहाँ भी -2 हुआ, तो 24 से आगे चलेगा यहाँ भी -2 होगा। यानी कि इससे हमें पता चला कि देखो ए से सी गया तो -2 हुआ, फिर सी से ई गया यानी -2 हुआ। समझ रहे हो। तो इसी प्रकार यहाँ देखो, इसी प्रकार यहाँ से
जेड से एक्स गया तो माइनस क्या हुआ, 2 हुआ। तो फिर एक्स के आगे जाएगा तो यहाँ भी -2 होगा, क्योंकि सभी में -2 हो रहा है। तो देखो एक्स का अल्फ़ाबेट पोजीशन 24 होता है, और जब हम 24 में 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, 22। और 22 अल्फ़ाबेट पोजीशन पर किसका होता है, तो 22 की बात करें तो भी होता है, यानी भाट के जगह क्या भराएगा, तो भाट के जगह क्या भराना चाहिए, भाट के बाद जगह भी भराएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है हमारा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि यहाँ क्या भराएगा, भी भराएगा। सभी विद्यार्थी यहाँ तक समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न, देखो क्या है, 12 नंबर का प्रश्न। 12 नंबर का प्रश्न में दिया गया है कि यदि आकृति श्रेणी का यही क्रम जारी रहा, यानी जिस प्रकार यहाँ है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, यही क्रम में आगे रहा यहाँ तक, तो अगला आकृति कौन सा होगा इस चारों ऑप्शन के अनुसार। तो देखो समझो, यहाँ पे देखना है कि यह कितने तिलियां से बना है, 1 2 3, यानी त्रिभुज है, 3 तिलियां से बना है। फिर यहाँ देखो, यहाँ चतुर्भुज है जो कि 4 तिलियां से बना है। यहाँ देखो 5 तिलियां से बना है, 3 4 5। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 तिलियां से बना है। तो अबरी जो आकृति होगा वह 7 तिलियां से होगा। 7 तिलियां का मतलब देखो ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 तिलियां से बना है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, 1 2 3 4 5 6 तिलियां से बना है, या तो होगा नहीं। अब ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि दोनों क्या क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यह भी 7 तिलियों से बना है। और 1 2 3 4 5 6 7, यह भी 7 तिलियों से बना है। यानी ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में हमें क्या करना है, देखना है। अब देखो इसके अंदर 1 तिलियां है, इसके अंदर 2 तिलियां, इसके अंदर 3 तिलियां, इसके अंदर 4 तिलियां, तो अगला कितना होना चाहिए, 5 तिलियां होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5 तिलियां। और इसमें देखो 1 तिलियां, 2 तिलियां, 3 तिलियां, 4 तिलियां, इसमें 4 तिलियां हैं। और इसमें देखो 1 2 3 4 5, यानी कि अगला हमारा जो होगा यह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जी, क्योंकि इसमें 5 तिलियां हैं और 7 तिलियां से बना हुआ है। समझ लो, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो 13 नंबर का प्रश्न, देखो क्या है, 13 नंबर का प्रश्न है, कर रहा है कथन, पहला में कथन कर रहा है सभी कवि पाठक है और कोई भी पाठक समझदार नहीं है। तो यहाँ पे आप सभी को डायग्राम बना लोगे तो यह प्रश्न इजी वे से आप लोग समझ लोगे, मतलब आसान तरीका से। जैसे सभी कवि पाठक हैं, सभी कवि, जो भी कवि है ना, यह कवि है, यह कवि, यह जितना भी कवि है, यह सभी कवि क्या है, सभी कवि पाठक है। यानी पाठक के अंदर कौन आ गया, कवि आ गया। अब देखो कोई भी पाठक समझदार नहीं, यह जो कोई भी पाठक है ना, यह क्या है, यह समझदार नहीं है। यानी कि यह जो पाठक है यह समझदार नहीं है, यानी कि इसका और इसका, समझदार और पाठक में कोई अंतर नहीं, मतलब कोई रिलेशन नहीं है, समझो। अब देखो, अब निष्कर्ष पर आते हैं। निष्कर्ष क्या कर रहा है, निष्कर्ष कर रहा है पहला कि कोई भी कवि, यह कवि, कोई भी कवि समझदार नहीं है, समझदार नहीं है। देखो निष्कर्ष बन कर रहा है कोई भी कवि समझदार नहीं है, तो बिल्कुल सही है। देखो कवि यहाँ है और समझदार ही यहाँ है, और कवि और समझदार में कोई रिलेशन नहीं बना रहा है, वही तो निष्कर्ष बन कर रहा है कि कोई भी कवि समझदार नहीं है। यानी कि जो पहला निष्कर्ष है यह बिल्कुल क्या कर रहा है, सही कर रहा है कि कोई भी कवि जो है वह समझदार नहीं है। आगे देखो निष्कर्ष 2 क्या कर रहा है, निष्कर्ष 2 कर रहा है सभी पाठक कवि है। सभी पाठक, या जो सभी पाठक है यह कवि है नहीं, पाठक के अंदर कौन है, कवि है। और देखो जिसके अंदर जो होता है वह सभी नहीं होगा, वह कुछ होगा। जैसे कि कराए सभी पाठक कवि है, सभी पाठक, पाठक जितना है वह कवि के अंदर होगा तब यह सही होगा, लेकिन कवि जो है वह पाठक के अंदर है, यानी निष्कर्ष 2 क्या है, गलत है। कराए सभी पाठक, या जो सभी पाठक है वह कवि के अंदर है नहीं, कवि खुद पाठक के अंदर है, यानी निष्कर्ष 2 क्या है,
गलत है। तो हमें कौन सा ऑप्शन चयन करना होगा? हमें ऑप्शन नंबर बी चयन करना होगा, जो कि सिर्फ एक निकलता है, यानी कि सिर्फ निष्कर्ष एक सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न, देखो क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है आप सभी के लिए, कह रहा है नीचे दिए गए आकृति का दर्पण छवि ज्ञात करें। देखो अगर दर्पण वाले प्रश्न आ जाए ना आप सभी के पास, तो किस प्रकार सोल्व करना है समझो। दर्पण वाले प्रश्न में क्या होता है, दाएं वाले जो प्रश्न होता है वह बाएं में दिखाई, दाएं वाला जो फिगर होता है बाएं में चला जाता है और बाएं वाला फिगर दाएं में चला जाता है। तो देखो इस प्रकार से अगर प्रतिबिंब है और इसका इधर दर्पण लगा दिया है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। देखो यह जो इस प्रकार से त्रिभुज है, यह जो पेंसिल है, यह तो इसी प्रकार रहेगा दर्पण में भी, लेकिन जो यह इस पट्टी का इसका गोला लगा हुआ है, वह गोला कहाँ आ जाएगा? इस पट्टी आएगा, इस तरफ आ जाएगा। समझ रहे हो? तो देखो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए देखो तो होगा नहीं, क्योंकि इसका मुंह नीचे आ गया। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, यह नीचे सोता हुआ है। ऑप्शन नंबर डी भी देखो नीचे है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखो इसका मुंह जो है इधर आ गया और यह खड़ी है। तो यानी कि हमारा इसका आकृति, दर्पण आकृति जो बनेगा वह कैसा प्रतिबिंब बनेगा? ऑप्शन सी की तरह बनेगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर चलोगे? तो ऑप्शन नंबर सी की ओर चलोगे, जो कि हमारा क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। समझ रहे हो यहाँ तक? तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप सभी को बताना है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में संबंध बताना है। हमें सोचना है कि लोहा का संबंध धातु से किस प्रकार है, इसी प्रकार ऑक्सीजन का संबंध यहाँ पर क्या होगा इस चारों ऑप्शन के अनुसार। और इस प्रश्न को आप सभी को मैं होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ और सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में करना। सिंपल प्रश्न है, सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक, कॉपी कलम है यहाँ से आप लोग अभी तुरंत ही कमेंट कर दीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। समझो ईमानदारी पूर्वक सभी विद्यार्थी। और जो न्यू हो चैनल पे, पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न का सीरीज आप सभी के पास और लेटेस्ट प्रश्न का सीरीज पहुंचना अति आवश्यक है, जो कि आपके रीजनिंग का जो स्पीड होगा वह हाई लेवल तक पहुंचेगा, कॉन्फिडेंस हाई लेवल तक पहुंचेगा और किसी भी एग्जाम में बैठोगे आप लोग फुल मार्क्स बाय फुल मार्क्स प्राप्त करोगे, अगर प्रतिदिन यह प्रैक्टिस सेट लगाते हो और इम्पोर्टेंट प्रश्न का सोल्यूशन करते हो तो। समझ रहे हो? इसलिए सभी विद्यार्थी चैनल सब्सक्राइब कर लेना और सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना। ईमानदारी पूर्वक इस प्रश्न का कमेंट में करना राइट आंसर और ईमानदारी पूर्वक वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। समझ रहे हो? और अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर करना इस क्लास के बारे में। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।